जमीन किसकी? पाकिस्तान वाली, भारत की। हमारी है कि नहीं है? अपनी बताओ, जमीन किसकी? हमारी। और उस पर जो 27 करोड़ लोग रहते हैं, जो नाम के आगे चौधरी, मलिक, गौड़ ये लिखते हैं, ये लोग किसके हैं? वो भी हमारे। अरे कन्वर्ट किए गए ना, लोग किसके हैं? हमारे लोग हैं भाई। 27 करोड़ लोग हमारे हैं, जमीन हमारी है, और उन लोगों का जमीन पर कब्जा भी है। बोलो हाँ के ना? हाँ के ना? लेकिन क्या हुआ, उतनी जमीन में से भारत की संस्कृति निकल गई, तो बोलो उतने हिस्से में भारत बचा के मर गया। उतने हिस्से में भारत मर गया, और अरब से आकर एक नई संस्कृति ने यहां प्रवेश किया, और यहां एक नए देश ने जन्म लिया। नए देश ने जन्म लिया, और उस देश का नाम रखा गया पाकिस्तान। सोचो सोचो, आप एक गीत गाते हो। क्या गीत गाते हो? आप गाते हो यूनान, मिस्र, रोमा। बोलो भाई, सब मिट गए सभी जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम कहते हैं कि यूनान, मिस्र, रोम संसार में से मिट गए, लेकिन हमारी हस्ती नहीं मिटती। दुनिया में ये बात सच है कि मुसलमान ने जहां पांव रखा है, 50 से 150 साल के अंदर उसने उस मुल्क को इस्लामिक कंट्री में तब्दील कर दिया। लेकिन हमारे देश में 8वीं शताब्दी में मुसलमान घुसा था। आज मुसलमान को इस देश में घुसे हुए 1200 साढ़े 1200 साल हो गए, लेकिन आज तक वो इस देश को इस्लामिक कंट्री में तब्दील नहीं कर सका। और हम ये मानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे देशों की हस्ती मिटी है, लेकिन हमारे देश की हस्ती नहीं मिटी। लेकिन ईमानदारी से सोचो, किसने लिखा ये शेर? इकबाल ने। अल्लामा इकबाल नाम था इस आदमी का। अच्छा, कौन था अल्लामा इकबाल? आप जानते हो अल्लामा इकबाल को कौन था? एक ब्राह्मण का लड़का था अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल कश्मीरी पंडित था। अल्लामा इकबाल कश्मीर के पंडित का लड़का था। यह अपनी पीढ़ी का चौथा आदमी था जो मुसलमान बना। इसका परदादा मुसलमान बना था, फिर इसका दादा, इसका पिता, और ये अपनी पीढ़ी में चौथा आदमी था जिन्हें कन्वर्ट हुए चौथे नंबर पर है। यही अल्लामा इकबाल इस देश में गीत लिखता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और हम 15 अगस्त 26 जनवरी पे अपने बच्चों को इसकी धुन तैयार करवाते हैं, अपने बच्चों को इसके बोल याद कराते हैं, और उन्हें स्कूल में लेकर जाते हैं। मंच पर खड़े होकर हमारे बच्चे गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान किसने बनाया? कभी मत समझना कि पाकिस्तान बनाने का जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना है। मोहम्मद अली जिन्ना तो केवल मोहरा है। असल में पाकिस्तान बनाने की संकल्पना जिस आदमी के मन में आई, वो कोई और नहीं, वो अल्लामा इकबाल था। जिसका विचार है पाकिस्तान, वो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना तो मोहरा था, मोहरा। असल में इस संकल्पना को वास्तविक जिस दिमाग में जन्म लिया, वो दिमाग अल्लामा इकबाल था। अल्लामा इकबाल ने विचार किया था कि हमें पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान बना, अल्लामा इकबाल चला गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान जाकर उसने अपने इस गीत को बदल दिया। वहां जाकर इसने लिखा, सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है पाकिस्तान हमारा। कहता है तेगों के साए में, तेग समझते हो ना, तलवार। कहता है तेगों के साए में हम पलकर बड़े हुए हैं, खंजर हलाल का है कौमी निशान हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। इसके पीछे एक अवधारणा है, इसके पीछे उसका एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो इस्लाम का मूल कॉन्सेप्ट है। इस्लाम कहता है कि जहां दारुल हरब है, उस दारुल हरब को दारुल इस्लाम में तब्दील करो। आप नहीं जानते दारुल हरब किसे कहते हैं? दारुल हरब उस जगह को कहा जाता है जहां इस्लाम की सत्ता ना हो, और दारुल इस्लाम उसे कहा जाता है जहां इस्लाम की सत्ता हो। जैसे ईरान क्या है? दारुल इस्लाम। लेकिन चाइना क्या है? दारुल हरब। भारत क्या है? दारुल हरब। और उनका मकसद होता है दारुल हरब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना। अल्लामा इकबाल ने उन्हें यही बताया कि पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान तो हमने ले लिया, लेकिन क्या हमारा काम पूरा हो गया? तो कहता ना, चीनो अरब हमारा,
हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, सारा जहान हमारा है। हम गीत गाते हैं अल्लामा इकबाल के, कहते हैं यूनान मिस्र रोमा मिट गए सभी जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी हस्ती नहीं मिटी? मिटी कि नहीं मिटी? पिछले 300 साल के भीतर इस देश के 13 टुकड़े हुए हैं, 13 टुकड़े, 13 टुकड़े हुए इस देश के। पिछले 300 साल के भीतर आपकी हस्ती उज्बेकिस्तान में से मिटी, तुर्कमेनिस्तान में से मिटी, बलूचिस्तान में से मिटी, सिंध में से मिटी, पाकिस्तान में से मिटी, अफगानिस्तान में से मिटी, बांग्लादेश में से मिटी, नेपाल में से मिट रही है, कंबोडिया में से मिटी, मॉरिशस में से मिटी, इंडोनेशिया में से मिटी, श्रीलंका में मिट चुकी है। आपकी हस्ती कहां नहीं मिटी? कहां नहीं मिटी? हम बहुत जोर जोर से नारे लगाते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इतनी जगह हस्ती मिट चुकी है। हाँ, ये बात सही है कि एक साथ नहीं मिट रही, पर तुम्हारी हस्ती तो लगातार मिट रही है। कितनी मिट चुकी है? कितनी? आओ आकलन करते हैं, आकलन करते हैं कितनी मिटती है। देश की आबादी कितनी है? एक ऐसे बैठे हैं जैसे या तो मैं मंगल ग्रह से आया हूं और मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही। 1 अरब 30 करोड़, या फिर मार मुर के बिठा रखे हैं, जबरदस्ती रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते जीवित आदमियों में। 150 करोड़ मोटा मोटी, नकली फिगर्स पर मत जाना। जो सेंसस तुम्हें दे रहा है उस नकली फिगर पर मत जाना। असली फिगर यह है कि इस देश की आज टोटल आबादी कितनी है? 150 करोड़, और हम चाइना की आबादी क्रॉस कर चुके हैं। चाइना, हालांकि अभी आंकड़ों में यही कहा जाता है कि चाइना की आबादी हमसे कुछ लाख ज्यादा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम चाइना की आबादी को वर्षों पहले पार कर चुके हैं। हम दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हैं। हमारी टोटल आबादी है 150 करोड़। 150 करोड़ लोगों में से बिना मूंछ की दाढ़ियां निकाल दो 40 करोड़। बचे कितने? कितने बचे? 1 अरब 10 करोड़। बिना मूंछ की दाढ़ी समझ गए या मुल्लाई कहूं? वो ये रिकॉर्ड कर रहा ना लड़का, तो कहीं कल ऐसा हो कि भैया जेल हो जाए। 8-9 मुकदमे पहले ही चल रहे हैं और पड़ जाएंगे। 40 करोड़ तो बिना मूंछ की दाढ़ियां। बचे 110 करोड़। 110 करोड़ में से 3 करोड़ ईसाई। 3 करोड़ ईसाई हो गए। ये भी निकाल दो, कितने बचे? 107 करोड़। 1-2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अलग अलग धर्मों के बताते हैं, वो 2 करोड़ भी निकाल दो। बचे कितने? 105 करोड़। और 5 करोड़ यूं ही छोड़ दो कि हमसे कोई चूक हुई है, तो भी हमारी आबादी आज दुनिया में कितनी है? हिंदू कितने हैं इस देश में आज? 100 करोड़। कितने हैं? 100 करोड़। अब देखते हैं कितना नुकसान हमारा हुआ, उस नुकसान को देखते हैं। अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान में जो 27 करोड़ लोग हैं, ये किसके हैं? हमारे हैं कि नहीं? हमारे 27 करोड़ हमारे हैं। और जो 22 करोड़ बांग्लादेश में है, कितने हो गए? जोड़ते चलो, मेरी थोड़ी गणित में हाथ कमजोर रहता है। कितने हो गए? 49 करोड़। इन्हें राउंड फिगर में कर लो, 50 करोड़ कर लो, 50 करोड़ हो गए। 50 करोड़ तो ये हो गए। 3 करोड़ जोड़ो अब इसमें अफगानिस्तान के, कितने हो गए? 53 करोड़। कितने? 53 करोड़ हो गए। और 53 करोड़ के बाद आप ये जो पूरा इधर बचता है बलूच का इलाका, सिंध का इलाका है, पाकिस्तान मैंने उससे अलग जोड़ा था, गिलगिट बाल्टिस्तान, और ये आपका जो पंजाब है, जो पंजाब का इलाका है पाकिस्तान के भीतर, और थोड़ा सा और इलाका जो पीछे की तरफ पड़ता है, ये सारा मिलाकर मैंने इतने कहे थे। लेकिन बलूचिस्तान को मैं अलग गिनता हूँ। मैं बलूचिस्तान को कभी पाकिस्तान में नहीं गिनता, ना बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान में गिनता। वहाँ आपस में बहुत भयंकर जंग रहती है उनमें। ये सारे जो पीछे के देश हैं, इनकी और आबादी मिला लो तो 3 करोड़ ये मिला लो, टोटल कितने हो गए? कितने? 56 करोड़। अब इनमें 40 करोड़ अपने वाले मिला लो, कितने हो गए? कितने? 96 करोड़। कितने हो गए? 96 करोड़। बांग्ला ये आपका आपके आसपास जो पड़ते हैं, म्यांमार, इंडोनेशिया और मॉरिशस को तो छोड़ ही दो, दूर चले जाते हैं, उनकी आबादी मिलाऊंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, जो आसपास का इलाका है, इस आसपास के इलाके की अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो इसमें 4 करोड़ और मिला लो तो टोटल कितने हो गए? 100 करोड़। कितने हो गए? आपकी आबादी कितनी है?
100 करोड़। इसका मतलब कितना हिस्सा मिट चुका आपका? 50% भारत मर चुका है। 50% भारत है ही नहीं। 50% आपका एक घटक तो मैं आपको साफ साफ दिखा रहा हूं। अगर आपको जमीन दिखाऊं तो ये 50% से ज्यादा है। जमीन आपकी जो गई है, 4 घटक बताए थे ना मैंने, पहले 3 घटक जो शरीर में आते हैं। पॉपुलेशन मैंने आपको दिखाई, 50% आपके हाथ से गई। और अगर मैं जमीन की बात करूं तो जमीन 50% से भी ज्यादा गई है। उसकी अभी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन वो 50% से भी ज्यादा गई है। तीसरी, मालिकाना हक तो पॉपुलेशन के हिसाब से चला ही जाता है। जितनी पॉपुलेशन जाती है उतना मालिकाना हक चला जाता है। आपके पास बचा है केवल 50% भारत। अब इस 50% भारत की बात करेंगे कि ये 50% भारत की स्थिति क्या है। पहले तो ये देखते हैं 50% भारत किसका है, और जिसका 50% भारत है, फिर देखेंगे वो इस 50% भारत के लिए क्या कर सकता है। 3 बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने भारत मेरा है ये बताने के लिए बहुत अच्छी उन्होंने शर्तें बताई हैं, बहुत अच्छे अनुबंध उन्होंने बताए हैं कि देश मेरा है ये कैसे तय होगा। और उनमें एक नाम आता है पंडित रामधारी सिंह दिनकर का। उन्होंने पुस्तक लिखी है संस्कृति के 4 अध्याय। और एक नाम आता है जिन्होंने संविधान बनाया। किन्होंने बनाया संविधान? बोलो बोलो भाई, किन्होंने बनाया संविधान? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे बाप रे, गलती कर दी क्या मैंने? किन्होंने बनाया संविधान? अच्छा, 2 आदमियों ने बनाया। ये कहते हैं 2 आदमियों ने संविधान बनाया। एक तो इन्होंने मेरा मान रख लिया, बोले मंच पे बैठे हैं, राजेंद्र प्रसाद का नाम ले दिया तो इन्हें क्यों छोड़ दूं। और एक पहले से पढ़ रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या इन लोगों ने संविधान बनाया? आओ देखते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इस पर मेरी खूब आलोचना होगी, गालियां मिलेंगी मुझे, लेकिन मुझे चिंता नहीं है इस बात की। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत जो संविधान सभा थी उसमें कई समितियां थी। ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी ओर ध्यान दो। एक थी संविधान सभा। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संविधान सभा के अंतर्गत कई समितियां थी। इन समितियों के भी कई चेयरमैन थे। उनमें से एक समिति का नाम था प्रारूप समिति, और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर भीमराव। कई समितियों में से एक समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव। संविधान किसने बनाया? संविधान किसने बनाया? बताओ भाई, सोचो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो संविधान के प्रारूप को, जब संविधान बन चुका, संविधान के क्लॉजेस तैयार हो चुके, तो उन क्लॉजेस को उनकी समिति ने एक निश्चित प्रारूप में रखा। जो प्रारूप आज आपके पास है, एक के बाद एक क्रम बनाया। केवल क्रम में रखा, ये आगे रखा जाएगा, ये पीछे रखा जाएगा, ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, ये चीजें साथ आएंगी और ये चीजें अलग आएंगी। कौन कौन सी चीजें किस सेक्शन में आए और कौन कौन सी चीजें किस सेक्शन में, इस प्रारूप को बनाने वाली समिति के अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सोचो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो संविधान नहीं बनाया, बोलो। तो क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया? अरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हाइड कर रहे थे ताकि लोगों के आपस में कोई विवाद ना हो जाए। 350 लोग थे संविधान सभा में। कितने लोग थे? 350। तो क्या इन 350 लोगों ने संविधान बनाया? जो लोग ये कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, वो झूठ बोलते हैं। जो ये कहें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया है, वो भी झूठ बोलते हैं। संविधान बनाया था उस समय इस देश के 50 करोड़ लोगों ने। 50 करोड़ लोगों ने 350 लोगों को चुना था, और उन 350 लोगों ने संविधान बनाया। किसी एक आदमी ने संविधान, और अगर जो व्यक्ति ये कहते हैं कि संविधान किसी एक आदमी ने बनाया था, तो वो इस देश के 50 करोड़ लोगों के पुरुषार्थ को मिट्टी में मिलाते हैं। वो इस देश के 50 करोड़ लोगों को लात मारते हैं, उनके सम्मान को लात मारते हैं, जो ये कहते हैं किसी एक आदमी ने संविधान बनाया। ना किसी एक आदमी ने संविधान बनाया, और ना किसी एक आदमी की संविधान बनाने की हैसियत है। बना ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकता कोई एक आदमी संविधान। इसलिए आज के बाद ये बात दिमाग में से निकाल दो कि संविधान किसी एक आदमी ने बनाया। और भैया फिर भी कोई कहता है कि संविधान किसी एक आदमी ने बनाया, तो मैं चर्चा करने को तैयार हूं। आप बैठ भाई, बैठो और चर्चा करो और बताओ मुझे कि किसी एक आदमी ने संविधान कैसे बनाया।
अरे भैया, इस संविधान के पन्ने आम पन्ने नहीं है, ये पन्ने तो रामप्रसाद बिस्मिल के खून से सने हैं। मैं कैसे कह दूं कि किसी एक आदमी ने संविधान बनाया? इन पन्नों में तो महाराणा प्रताप का बलिदान लिखा है, इन पन्नों में शिवाजी महाराज छिपा है, इन पन्नों में वो हजारों लाखों क्रांतिकारी हैं, जिन हजारों लाखों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देकर इस संविधान के लिए जमीन तैयार की। क्या किसी एक आदमी ने संविधान बनाया? क्या कोई एक आदमी संविधान बना सकता है? लेकिन कमाल है, इस देश में यही कहा जाता है कि फला आदमी ने संविधान बना दिया, और इस बात को खूब प्रचारित किया जाता है, खूब शोर मचाया जाता है। आज स्थिति ये हो गई है कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा तो आप सबने बड़ी आसानी से एक आदमी का नाम ले दिया कि एक आदमी ने संविधान बनाया। नहीं बनाया भाई, एक आदमी ने संविधान नहीं बनाया। उस सैनिक ने भी ये संविधान बनाया है जो महाराणा प्रताप के घोड़े की रास पकड़कर चलता था। उसका भी इस संविधान के बनाने में योगदान है, उसकी भी इस संविधान के बनाने में हिस्सेदारी है। मैंने आपको बताया कि देश ऐसा है, आओ बताऊं कि देश किसका। दो आदमियों के नाम मैंने आपको बताए, एक एक पंडित रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय नाम से पुस्तक लिखी जो मुझे बहुत प्रिय है। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के नाम से पुस्तक लिखी, शायद 2000 रुपए की पुस्तक होगी, आजकल तो इतनी मोटी पुस्तक है, बहुत मोटी पुस्तक है, और पूरा इस देश का उसमें इतिहास और समसामयिक स्थितियां और पूरा पर्यावरण उसमें प्रदर्शित किया गया है। और एक तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें लोग वीर विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जानते हैं। इनमें मुझे परिभाषा तीनों ने लगभग एक जैसी दी है, लेकिन जिनकी सबसे स्पष्ट मालूम देती है वो सावरकर की परिभाषा है। सावरकर कहते हैं देश किसका? कहा जिसके बाप का है उसका देश है, जिसके बाप का है उसका देश है, जिसकी माँ का है उसका देश है। देखो कितनी शर्त बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। जिसके बाप का देश है उसका देश है, पहली शर्त। दूसरा, जिसकी माँ का है उसका देश है, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त, जिसके माँ बाप दोनों का है, ये तीसरी शर्त। चौथी शर्त, जिसने उस देश में जन्म लिया हो उसका होगा। पांचवी शर्त, जो अपनी योग्यता उस देश के लिए खर्च करता है उसका होगा। और एक छठी शर्त और है। पहले 5 शर्त समझ लो, फिर छठी समझाऊंगा। छठी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर छठी शर्त आपकी अगर सिद्ध हो जाती है, तब जाकर आपकी 5 शर्तें पूरी होती हैं, नहीं तो आपकी 5 शर्तें असफल हो जाती। पहली शर्त सुनो कि बाप का कैसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, और किसका है बाप का ये भी देख लेना। मुझे ये बताओ, ये जो सालवन गांव में आपके खेत हैं, इन खेत का क्या कागज है आपके पास? बहुत बताओ। कोई कागज नहीं है इस देश में। तुम्हारे पास जो तुम्हारे खेत हैं, इन खेतों का कोई कागज नहीं है। असल में इन खेतों का एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड को खतौनी कहते हैं, शायद यहाँ भी खतौनी कहते होंगे। हाँ जी, हमारे यहाँ तो खतौनी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में खतौनी कहते हैं। खतौनी कहते हैं। इसका एक रिकॉर्ड होता है खतौनी। खतौनी में क्या होता है कि राम स्वरूप के 4 लड़के हैं। राम स्वरूप की 20 किला जमीन थी। 20 किला जमीन इसके 4 लड़कों में 5-5 किला करके बट गई। इतनी 5 किला इसके हिस्से में आई, ये वाली 5 किला इसके हिस्से में, ये वाली 5 किला इसके हिस्से में, और ये वाली 5 किला इसके हिस्से में। ये रिकॉर्ड खतौनी में दर्ज किया गया है। लेकिन आपके पास इसका कोई कागज पत्र नहीं है कि ये आपकी है, केवल नाम लिखा है। ये राम स्वरूप की भी नहीं है। राम स्वरूप के 4 लड़कों को किससे मिली थी? राम स्वरूप से। लेकिन ये राम स्वरूप की भी नहीं है। राम स्वरूप को किससे मिली थी? उसके बाप से। उसके बाप से। और उसके बाप को किससे मिली? उसके बाप से। उसके बाप से। इसी व्यवस्था को अपने गांव में, हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री घरों पर भी लागू करने जा रहे हैं। क्योंकि घरों में हमारे यहाँ नंबर्स होते हैं, आपके यहाँ भी शायद होते होंगे। वो जो घर हैं उन घरों का भी कोई कागज आपके पास नहीं है, जो दादिलाई घर है आपके पास। इसीलिए जैसे खतौनी वैसे घरौनी नाम की एक योजना हमारे यहाँ ला रहे हैं कि इसके बाप के नाम से इसके नाम उतरते चले आते हुए मकान इसका हुआ। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? ये एक सरकारी व्यवस्था है जिसे सरकार स्वीकार करती है, जिसे संविधान स्वीकार करता है कि बाप की संपत्ति पुत्र की होती है। और सुनो, अगर 4 पुत्र हैं और बाप किसी एक पुत्र को सारी संपत्ति दे दे तो सरकार इसे अवैध मानती है। सरकार कहती है ये दादिलाई प्रॉपर्टी है, चारों में बराबर बटेगी। कोई इसे इस तरह नहीं कर सकता, ये पुत्र को जाएगी ही जाएगी, पुत्र को जाने से इसे कोई रोक नहीं सकता। ये सरकारी कागज दे रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे देश के सरकारी कागज।
ये बताओ, तुम्हारी ये जो जमीन जिस पर तुम रहते हो, वो जो घर, वो जो खेत, वो जो गांव है, वो शहर, वो जिला, वो प्रदेश, वो देश, ये बताओ तुम्हारी माँ से तुम्हें मिला कि नहीं मिला? हाँ के ना? बोलो, मंगल ग्रह से थोड़े आए हो, माँ से पैदा हुए हो। माँ से पैदा हुए हो तो किससे मिला है? माँ से। और पिता से पैदा हुए हो तो पिता से मिला। और हमारे पिता पहले से यहाँ पैदा होते चले आए। कब से? जब से ये देश बसा, जब से ये देश की उत्पत्ति हुई, तब से हमारे पिता यहीं पैदा होते चले आए। और इस तरह ये देश हमारे पिताओं से हमारे नाम उतरते उतरते हम तक पहुंचा है। तो बोले हमारे बाप की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? बोलो भाई, पीछे कुछ लोगों की नहीं है। बोले बाप की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? कुछ लोगों ने सारी खरीद रखी है, है? अच्छा, माँ की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? है ना? तो बोलो माँ बाप की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? अच्छा, माँ की संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, बोलो पैतृक संपत्ति है कि नहीं? हमारे यहाँ तो कहते हैं दादा लाई संपत्ति, यहाँ भी बोलते हैं, बोलते हैं। दादा लाई संपत्ति है कि नहीं हमारी? है दादा लाई संपत्ति। और पैदा कहाँ हुए? यही। तो बोलो हमारी जन्मभूमि भी है कि नहीं है? और योग्यता भी यही दे रहे हैं। भाई कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस है, कोई नेता है, कोई व्यापारी है, तो बोलो अपना योग्यता यही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? 5 शर्तें पूरी हो गई। अपने संबंध में बताओ, तुम्हारे संबंध में 5 शर्तें पूरी हो रही हैं क्या? देखो, एक आध पाकिस्तानी तो नहीं बैठा, हो रही है सबके संबंध में पूरी। तो इन 5 शर्तों के हिसाब से देश किसका है? तुम्हारा। लेकिन सावरकर कहते हैं कि अगर छठी शर्त लागू न हो तो पहली 3 शर्तें खारिज हो जाती हैं। छठी शर्त क्या है? वो कहते हैं जिसकी पुण्य भूमि हो उसकी मातृभूमि होगी, उसी की पितृभूमि और उसी की पैतृक भूमि होगी। अगर पुण्य भूमि नहीं होगी तो ये उसकी मातृभूमि, पितृभूमि और पैतृक भूमि नहीं हो सकती। पुण्य भूमि किसे कहते हैं? एक आदमी जहां पैदा हुआ है, अपने रिचुअल्स, अपने धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उसी भूमि पर यदि करता है तो उसे उसकी पुण्य भूमि कहा जाता है। ये बताओ, इस देश में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अपने रिचुअल्स, अपने सांस्कृतिक क्रियाकलाप करने कौन से देश में जाते हैं? यही करते हैं, इसी में करते हैं। बोला हरिद्वार जाते हो, काशी जाते हो, उज्जैन जाते हो, यहीं जाते हो कि नहीं जाते? अपना यज्ञ कहाँ करते हो? इसी भूमि पर करते हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे तो ये छठे हिसाब से बोलो, छठी शर्त तुम्हारे संबंध में पूरी हुई कि नहीं हुई? तो देश किसका है? हमारा। किसका? हमारा। भाई हमारा मत कहा करो। मुझे लगता है जब कोई हमारा कहता है तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी को भी शामिल करता है। तुम अपनी जिम्मेदारी लो, पड़ोसी की मत लो। कहो देश मेरा। देश किसका है? मेरा देश। मुझे इस बात से मतलब नहीं तेरा है कि नहीं है, मेरा है, ये मुझे पता है। जब तक इस संवेदना के साथ, देश के साथ नहीं जुड़ोगे तब तक काम नहीं चलेगा। बचपन में जब माँ के लिए लड़ते थे, मेरे तो अच्छी तरह याद है, मैंने किया ये काम। जब माँ के लिए लड़ते थे, 4-5 बहन भाई हो और माँ, झगड़ा हो गया बहन भाई में आपस में, तो माँ को क्या कहते थे? माँ मेरी और माँ मेरी। कोई कहता था माँ हमारी है। एक बार मैंने अपनी माँ के साथ बोलना बंद कर दिया, बातचीत बंद हो गई, कई दिन तक नहीं बोला। फिर माँ ने एक दिन प्यार से रबड़ी मलाई कुछ खिला के प्यार से पास बिठाया और बोला क्या बात है, क्यों नाराज है? मैंने कहा देख, माँ साथ जाएगी नहीं निभेगी, या तो तू इसकी रह ले या मेरी माँ रह ले, या तो तू मेरी माँ रहेगी या इसकी माँ रहेगी, साथ जाएगी माँ में मेरा काम नहीं चलेगा। तो माँ बहका देती है इसे भी और उसे भी। माँ ने दूसरे कमरे में ले जाके कार्य तो बाद में हुई, इसका क्या लेना देना, माँ तो मैं तेरी हूँ। बालक खुश हो गया, मेरी है माँ। लेकिन खुश तब हुआ जब उसके भीतर यह अधिकार भावना आ गई कि माँ, पर उसने दूसरे कमरे में जाके दूसरे के मन में भी डाल दिया अधिकार भावना। लड़की को अगर तो पागल है, किसके चक्कर में पड़ रही है? अरे बेटा बाद में तो तू ही पैदा हुई, मेरा तो सारा लाड़ तुझसे, मैं तो तेरी माँ। अब लड़की को यह लगा कि माँ मेरी, और अधिकार भावना पैदा हुए बिना कोई उस माँ के प्रति वैसी संवेदनाएं नहीं रख पाता। जब आप कहते हो माँ हमारी है, तभी तो वृद्धाश्रम पैदा होते हैं। जब आप कहते हो माँ हमारी है, तब आप कहते हो सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लेकिन जब आप कहते हो माँ मेरी है, तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। बोलो हाँ के ना? ऐसा है कि नहीं? देश किसका है? मेरा। हमारा वाला तो नहीं कोई बचा। देश है मेरा। किसका है देश? मेरा। छठी शर्त सुनो, हमारे संबंध में छठी शर्त लागू होती है कि नहीं? बोलो हमारी पुण्य भूमि है कि नहीं है? हम मुसलमानों के संबंध में देखते हैं। अच्छा बताओ, मुसलमानों की माँ भी यहीं पैदा हुई कि नहीं हुई है? ये जो आज रजिया है, ये कल कमला थी।
इसे कन्वर्ट करके रजिया बनाया गया है। इसका मतलब है माँ तो इसकी भी शुरुआत से यहीं पैदा होती आई है, इसलिए इसकी भी मातृभूमि है। बोलो हाँ के ना है। और वो जो आज जुम्मन है ना, ये जुम्मन बनने से पहले बाबूराम था, तो इसका बाप भी यहीं पैदा हुआ, इसके भी बाप की जमीन है, इसकी भी माँ की जमीन है। तो बोलो दादा लाई हो गई कि नहीं? हो गई ना। लेकिन जन्म भी यहीं ले रहा है ना, उसी एक कमरे में 17 पैदा हुए, जन्म यहीं लिया कि नहीं लिया? और कर्म भी यहीं कर रहा है। आप देख लो सारे पंचर यहीं जोड़ रहे हैं, तो कर्म भी कर रहे हैं कि नहीं? ये पांचों चीजें पूरी हो गई। छठी चीज पर आते हैं, क्या इनकी पुण्य भूमि है? बताओ। मुसलमान अपना यज्ञ करने, जिसे यज्ञ नहीं आजकल वो हज कहता है। ये तो भाषा परिवर्तन का विषय है, भाषा विज्ञान का विषय है कि योगा हा कैसे हो जाता है। असल में यज्ञ से बिगड़ कर ही क्या बना है? हज बना है। अपना यज्ञ करने मुसलमान हरिद्वार जाता है, काशी जाता है, उज्जैन जाता है, तिरुवनंतपुरम जाता है, कन्याकुमारी जाता है, कश्मीर जाता है या मक्का मदीना? बोलो जी। अच्छा एक बात बताओ, जो मक्का मदीना को अपनी पुण्य भूमि मान रहा है, इसका मतलब वो क्या मानता है? तेरी माँ कहाँ की है? बोलो भाई, बाप कहाँ का है? मक्का मदीना का। तो जिसकी पुण्य भूमि नहीं, उसकी मातृभूमि, पितृभूमि और पैतृक भूमि भी नहीं, उसकी मातृ पितृभूमि भी वही है। और जिसकी मातृ पितृभूमि नहीं है, उसका ये देश नहीं है। बोलो है क्या? नहीं है। मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो नहीं मानता कि देश उसका है। हाँ, इसे अपनी पुण्य भूमि मान ले तो देश तेरा है। लेकिन क्या वो इसे अपनी पुण्य भूमि मान सकता है? नहीं मानता। एक चीज कहता हूँ, मुसलमान को लोग दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। आप में से भी ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे। दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं, कुछ अच्छे मुसलमान, कुछ बुरे मुसलमान। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर देना। अगर मक्का मदीना और भारत में जंग हो जाए तो भारत का एक एक मुसलमान किस ओर होगा? बोलो। मक्का मदीना की ओर। बोलो भाई। बिल्कुल। बोलो माताओं, बताओ, मक्का मदीना की ओर होगा कि नहीं होगा? तो ये बताओ, क्या ये देश उसका हो सकता है? नहीं हो सकता। देश उसका नहीं, देश उसका नहीं। देश किसका है? देश हमारा। तो अब इस देश की जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारी बनती है। 4 घटक बताए मैंने आपको। पहला घटक जमीन, दूसरा घटक है जमीन पर रहने वाले लोग, तीसरा उनका मालिकाना हक और चौथा है राष्ट्र की संस्कृति। आओ देखते हैं ये चारों घटक आज किस हालात में। सबसे पहला घटक देखते हैं, जमीन किस हालात में। जमीन की मैं आपको स्थिति बता चुका हूं। आपके हाथ से उज्बेकिस्तान गया, तुर्कमेनिस्तान गया, अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, आपके हाथ से सिंध गया, बलूचिस्तान गया, आपके हाथ से बांग्लादेश गया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जम्मू कश्मीर पूरी तरह नियंत्रण में है? नहीं। बताओ। नहीं है क्या? नहीं है। केरल? नहीं है। बंगाल? नहीं है ये सब नियंत्रण में? नहीं है। इनमें से कुछ भी आपके नियंत्रण में अच्छी तरह नहीं है। थोड़ा बहुत है, मैं ये तो नहीं कहता कि आपका हस्तक्षेप नहीं है, आपका हस्तक्षेप है, लेकिन आज ये नियंत्रण से बाहर बोल रहे हैं। आपने अगर भारत का नक्शा देखो तो भारत का नक्शा पूर्व की तरफ जाते हुए बीच में संकरा होकर फिर चौड़ा होता है। 7 सिस्टर्स के प्रदेश कहे जाते हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब। और बीच में एक छोटी सी गर्दन जैसी बन जाती है, इसे दुनिया में चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, चिकन नेक। और इस चिकन नेक पर चाइना की नजर है। जिस दिन इस चिकन नेक पर हमला करके चाइना ने इस चिकन नेक को कब्जा लिया, ये 8 के 8 प्रदेश किसके पास जाएंगे? चाइना के पास। इन 8 प्रदेशों की हालत यह है कि मिजोरम में आज हिंदुओं की आबादी केवल 2% है। कितने परसेंट है? 2%। अरुणाचल प्रदेश में हिंदी भाषा नहीं पढ़ाई जाती, चीनी भाषा पढ़ाई जाती। ये स्थिति है आपकी जमीन की। डेमोग्राफिक स्थिति देख लो आपकी, कितनी पॉपुलेशन की स्थिति देख लेता हूं। पॉपुलेशन की स्थिति देख लेते हैं। देश कब आजाद हुआ? 1947। अंग्रेज देश को छोड़कर कब गए? 1946 में। देश कब चले गए? अंग्रेज कब चले गए? 1946 में। 15 अगस्त 1946 को मान के चलो, 1 साल पहले अंग्रेज जा चुके थे लगभग। कुछ जिम्मेदार लोग बचे थे और उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की। डायरेक्ट एक्शन के शब्द सुनो, क्या है मोहम्मद अली जिन्ना के, लिखे रखे हैं ये शब्द। उसने कहा, मुझे चाहिए या तो विभाजित भारत या तो समाप्त भारत। मुझे या तो पाकिस्तान चाहिए, नहीं तो मैं पूरे हिंदुस्तान को जलाकर राख कर दूंगा। ये मोहम्मद अली जिन्ना के शब्द है। उसने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी 1945 में। 1946 तक आते आते उसका ये डायरेक्ट एक्शन काफी
हवा में आ गया, मुसलमानों के भीतर ये एक मुद्दा बन गया और मुसलमानों ने एक घोषणा की। देखो कितने दबे पांव काम करते हैं, ध्यान से सुनना। 2013 में मुजफ्फरनगर में हमने ये दंगा भोगा, बिल्कुल इसी कंडीशन में, बिल्कुल इसी प्रोसेस में हमने ये दंगा भोगा है। इन्होंने घोषणा की कि 16 अगस्त 1946 को हम लोग एक आंदोलन करेंगे, एक शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। कहाँ? बंगाल में। बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री का नाम था सोहरावर्दी, मुसलमान था। सोहरावर्दी ने कहा हम एक विरोध प्रदर्शन करेंगे और विरोध प्रदर्शन के लिए उन लोगों ने काम करना शुरू किया। हिंदू तो हिंदू होता है, हिंदू को नींद बहुत बढ़िया आती है, ये बड़ी मीठी नींद में सोता है, ये कभी जागता नहीं है। इसे कहो भैया तेरे जीवन में सबसे अच्छी चीज क्या है, तो कहता है नींद सबसे अच्छी चीज है साहब। इसे कहो भाई तो तू बीमार नहीं होता, कभी बोले मैं बीमार रहूं या स्वस्थ रहूं, मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। कोई कह दे ना कह दे, मैं सो बड़ी जल्दी जाता हूं, सोता बड़ी आसानी से। हिंदू सोता रहा, पैसा इकट्ठा करता रहा, आभूषण इकट्ठे करता रहा, जमीनें इकट्ठी करता रहा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता रहा, सब कुछ करता रहा, ऐशो आराम और ऐश्वर्य इकट्ठा करता रहा और वो विरोध प्रदर्शन की योजना बनाते रहे। जो खतरनाक से खतरनाक हथियार जनता द्वारा इकट्ठा किया जा सकता है वो उन्होंने 15 अगस्त 1946 तक इकट्ठा कर लिया। हिंदुओं को कानों कान इसकी खबर नहीं पहुंची। 16 अगस्त 1946 से पहली रात, ठीक रात के 1 बजे मुसलमानों ने सोते हुए हिंदुओं पर हमला कर दिया। इतना भयंकर हमला कि मानवता कांप उठी और दुनिया के इतिहास में इससे भयानक नरसंहार दूसरा नहीं हुआ। 7,500 इससे भयानक नरसंहार नहीं हुआ। अलग अलग आंकड़े इतिहासकार देते हैं कितने लोग मारे गए, लेकिन अगर मैं वास्तविक स्थिति आपको बताऊं समालोचक इतिहासकारों की, तो 20 लाख लोगों को 2.5 घंटे के अंदर मार दिया गया। 20 लाख लोग 2.5 घंटे के अंदर धारदार हथियारों से काट दिए गए। सड़कों पर केवल खून दिखाई देता था। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, आपके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, विकिपीडिया पर सब पड़ा है, सब पड़ा है विकिपीडिया पर, उठाकर पढ़ना। कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है इस घटना को, इस दिन को, इस रात को कलकत्ता किलिंग्स के नाम से। रास्ते में केवल कीच ही कीच थी, गारा होता है ना, गारा, कीचड़, कीचड़ ही कीचड़ था, लेकिन किस चीज का? खून का, मांस का और खून का कीचड़ था। ये जैसी आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, 2 मंजिल बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े ढेर दिखाई देंगे आपको चित्रों में। किस चीज के ढेर हैं जानते हो? किस चीज के ढेर हैं जानते हो? लाशों के। अरे लाशों के ढेर नहीं है, ये माओ के स्तन के ढेर हैं। 12-14 साल की बच्चियों से लेकर 70-72 साल तक की स्त्रियों के स्तन काट दिए गए और इतने बड़े बड़े ढेर लगे थे वहां। 65 मन जनेऊ एक एक जगह जलाया गया। बंगाल में जब यह भयानक नरसंहार हुआ, जब वहां 95% हिंदुओं को पूरी तरह कत्लो गारत कर खत्म कर दिया गया और 5% हिंदू बचे, उन्होंने सोचा जीवन तो बचा नहीं है, क्यों ना रिटेलिएट किया जाए, अरे मरना तो है, क्यों ना लड़के मरे। और जब उन्होंने ये सोचा तो उसी समय इस देश का एक पिताजी पैदा हुआ। इसी देश में पैदा होकर वो इस देश का बाप बन बैठा, बापू बन गया, फादर ऑफ नेशन। वो गुजरात से उड़कर जा पहुंचा बंगाल और उसने उन गुस्से में आए हिंदुओं से कहा कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मुसलमानों पर हाथ मत उठाना, ये मेरे भाई हैं। और वो था गुरुजी। गुरुजी होते ना आजकल, भाई और कहीं गुरुजी हो जाए तो उसे बाबा बोलते हैं, लेकिन गुजरात में अगर पैदा हो जाए तो क्या बोलते हैं? उसे बापू बोलते हैं। चिन्मयानंद बापू, आसाराम बापू, और वो भी क्या था? बापू। हमारी आंखों पर गुरुडम की ऐसी पट्टी बंधी थी कि हमने उसकी बात मान ली कि ये तो इसके भाई हैं, इन पर हम हाथ नहीं उठाए, और हमने हाथ नहीं उठाया। ताज्जुब की बात ये देखो, जिन्हें आज बिहारी कहकर अपमानित करते हो, आपके यहाँ आते ना जब खेतों में काम करने हमारे यहाँ आते हैं तो उन्हें अपमानित करते हो कि तो रेल की पटरियां बिछाते हैं, बेचारे मजदूर हैं, ये तो खेत, ये तो सड़कें बनाते हैं।